गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब पर चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा की ये क्लासेज है रोज़ाना के जैसे, और आप सभी के लिए ये सेशन लाया गया है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन को ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे, और हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ामिनेशन डेट आ चुका है, जनवरी माह में आप सभी का के एग्ज़ाम को प्रस्तावित किया जाएगा। तो देरी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके से एग्ज़ाम में बैठना है उसको देखते हुए, किस तरीके से एग्ज़ाम में रहना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, अभी से अपना एक रूटीन अभी से तैयार कर ले। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और अपना क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कि आपका क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। मतलब इसको कौन सा काल माना जाता है? तो आपको पता है कि ये राजपूत का काल माना जाता है। कौन सा? तो आपसे पूछा जाएगा 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो होगा ये किसका टाइम पीरियड माना जाएगा? तो ये आपको राजपूत का काल माना जाएगा। किसका? तो राजपूत का काल माना जाएगा, राजपूत का टाइम पीरियड माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये टाइम पीरियड आप ध्यान में रखिएगा, किसका टाइम पीरियड होगा? तो आपको ये राजपूतों का काल माना जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आप ध्यान रखिएगा कि संगम काल होता है। ठीक है, एक आपको संगम काल होता है जो मध्यकाल के टाइम आता है, दूसरा राजपूत काल होता है, तीसरा आपको तुर्क भारत के मतलब तुर्कों का काल होता है, तुर्कों के आक्रमण का काल होता है। अब देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण जो किया गया था उस समय शासक कौन थे? मतलब 712 ईस्वी में जो सिंध पर अरब आक्रमण किया गया उस टाइम कौन थे? तो आप याद रखेंगे दाहिर राजा थे। कौन थे आपको? तो दाहिर जो हैं राजा थे। क्या थे? तो दाहिर राजा थे। कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जब भी आप ये क्लास को देखें आप बताना है आपको कि कहाँ के राजा थे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया? अब जजिया कर जो है यह क्या था और किस वर्ग को उन्होंने पूर्णतः मुक्त कर दिया? तो उन्होंने जो है ब्राह्मण को, याद रखिएगा कि ब्राह्मण समुदाय को क्या कर दिया था? तो ब्राह्मणों को पूर्णतः याद रखेंगे कि पूर्णतः इस कर से मुक्त कर दिया। किसने कर दिया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि आपसे पूछ रहा है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों पर परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। यानी कि कौन सा? तो याद रखिए आपसे पूछ रहा है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने एक अत्याचारियों के विनाश हेतु क्या किया? इन्होंने एक यज्ञ किया और इससे त्रस्त होकर 4 राजपूत वंश का निर्माण हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि यह जो है कहाँ पर होगा? तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 का। तो याद रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। ये कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो। आपसे पूछ रहा है कि ढिलक्का नगर की स्थापना की थी। ढिलक्का नगर यानी कि जो दिल्ली है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो तोमरों ने किया। इसकी स्थापना किन्होंने की है? तो तोमरों के द्वारा किया। तोमरों ने इसकी स्थापना की। इसकी क्या की? तो इसकी स्थापना की। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
ढिल्का यानी दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने 736 ईस्वी में ढिल्का की स्थापना की थी, जिसे बाद में चौहानों ने अपने अधीन कर लिया। तोमर वंश ढिल्का का शहर की स्थापना का श्रेय तोमर वंश के शासक अनंगपाल को दिया जाता है, जिन्होंने इसे 736 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। चौहान ने तोमरों के बाद चौहान राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया और इसे अपना केंद्र बनाया, लेकिन उन्होंने शहर की स्थापना नहीं की। अन्य विकल्प परमाणु और प्रतिहारों का दिल्ली की स्थापना से कोई सीधा संबंध नहीं था। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? वो शासक कौन थे जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे राणा कुंभा। कौन थे? तो राणा कुंभा जो थे ये इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण किन्होंने किया? भारत पर पहली बार आक्रमण किनके द्वारा किया गया? 7 का करेक्ट आंसर अगर आप देंगे तो क्या हो जाएगा? अरब के द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो याद रखेंगे चंद्र बरदाई के द्वारा रचित ये पुस्तक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का लेखन चंद्र बरदाई के ने किया था। वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और बचपन के मित्र थे, जिन्होंने चौहान राजा के जीवन पर इस महाकाव्य की रचना की थी। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो याद रखिएगा ये 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। कब? तो 58 ईसा पूर्व आपको क्या हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आपको प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? मतलब 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा मंदिर है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर देना है आपको। तो याद रखिएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है ये मान्यता रखता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा 1948 में किया जाएगा। कब? तो आजादी के जस्ट नेक्स्ट ईयर क्या किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर भी एक वर्ष बाद ही हो जाएगा 1948 में, जस्ट 1948 में हो जाएगा। चलिए परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जो है आपको वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हो गया। ठीक है, इसका गठन 1954 में हुआ, इसीलिए दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है और यह 3 जनवरी 1954 में किया गया। होमी जहांगीर भाभा द्वारा स्थापित किया गया। 1966 में उनके निधन के बाद 12 जनवरी 1966 को नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया। स्थापना 3 जनवरी 1954 को किया गया और परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जो है आपको जिसको ट्राम्बे कहते हैं, वर्तमान में नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया और नाम बदलने की तारीख 12 जनवरी 1966 की गई। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जिसका कब गठन किया गया? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर एक भी नहीं है। ठीक है, एक भी करेक्ट आंसर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 54 होना चाहिए जो इसमें आपको नहीं दिया गया। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 और करेक्ट आंसर केगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो याद रखेंगे आप लोग कर्नाटक में स्थापित है। कहाँ? तो कर्नाटक में स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ? तो राजस्थान में अवस्थित
अवस्थित है रावल भाटा, कहाँ पर, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कलपक्कम परमाणु उपक्रम कहाँ अवस्थित है, कलपक्कम परमाणु उपक्रम कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर अवस्थित है ये, तमिलनाडु में स्थित है। आइए देखते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी के बारे में, थोड़ा पानी पी लूं। बीएसएससी कार्यालय परिचारी के बारे में आप सभी लोग एक बारी को देख लेंगे, ठीक है। देखिए आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन है कि आप सभी को 299 रुपया में ये बैच प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ओनली 299 में आप सभी के लिए ऑफर प्राइस में दिया जाएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, 20,000 प्लस एमसीक्यू विथ बोर्ड पीडीएफ। और बैच स्टार्ट है 299 में, तो डेफिनेटली जुड़ें और देरी ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिहार दरोगा का बैचेज है 299 में, इसमें भी आप सभी के लिए बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ, लाइव रिकॉर्डेड क्लास। देरी ना करें, आप सभी के लिए ये स्टार्ट किया गया है तो क्यों देरी करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, देरी ना करें। इसमें भी नेक्स्ट देखें आप सभी के लिए 99 रुपया में बीएसएससी एग्जाम्स के नोट्स हैं, 20,000 क्वेश्चन के साथ हैं आप सभी के लिए 99 रुपया में। हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न के साथ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सेम बिहार दरोगा में 20,000 प्लस एमसीक्यू हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री 99 में। सेम आपको जीके जीएस नोट्स हैं 20,000, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इकोनॉमिक्स, ये सारे, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे, ठीक है, तो जुड़ेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो अपनी सभी ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना रखता है, तो ये अभी जर्मनी ये प्लान कर रहा है, जर्मनी ये योजना रखता है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है, विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना किस राज्य में होने जाएगी, तो ये हमारे गुजरात में। कहाँ जाएगी, तो ये हमारे गुजरात में होने जाएगी, जहाँ का आप नृत्य जानते हैं गरबा है, क्या है, तो गरबा। जहाँ का कैपिटल क्या है गुजरात का, तो गांधी नगर है, क्या है, तो गांधी नगर है। ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के गुजरात राज्य में होने जा रही है। संयंत्र गुजरात में स्थित एक नए गैस आधारित विद्युत संयंत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए कि कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, कैथलगुडी गैस संयुक्त परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे असम। असम जिसका कैपिटल क्या है भाई, दिसपुर इसका कैपिटल है। और असम में एक शास्त्रीय नृत्य है जो सतरिया नामक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आपसे वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, कहाँ, तो राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर, तो याद रखिएगा कि राजस्थान के कहाँ पर, तो जैसलमेर में इसको स्थापित किया जा रहा है, जैसलमेर में राजस्थान के, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर तो सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब क्या है, तो सऊदी अरब आपको सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश बन चुका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जा रहा है, किस देश में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जा रहा है, 21 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, 21 का करेक्ट आंसर देंगे तो जो है आपको अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा अभाव पाया जा रहा है। नेक्स्ट देंगे कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस
किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ हो जाएगी? तो याद रख लेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पूर्वी अफ्रीका दरार जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है, जिसे सीरिया से लेकर मोजाम्बिक तक फैली हुई है और दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय दरार घाटी। यह दरार घाटी 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है और इसमें इथोपिया से लेकर मोजाम्बिक तक कई देश शामिल हैं। यह पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेटों के विभाजन के कारण बनी एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषता है इसकी। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आप देंगे तो याद रखिएगा माउंट मैकिनले। कौन सी? तो माउंट मैकिनले हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 24 का करेक्ट आंसर तो याद रखेंगे आप माउंट एकांका गुहा। कौन सा? माउंट एकांका गुहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे कि माउंट किलीमंजारो। कौन सी अफ्रीका की? तो माउंट किलीमंजारो। चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 कि अटलांट जो है आपको अंटार्कटिका की महाद्वीप की सबसे सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सी है? अटलांटिक महासागर की अटलांटिक महाद्वीप की सबसे सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सी है? 26 का करेक्ट आंसर दीजिएगा तो हो जाएगा माउंट विंसन मैसिव। कौन सी हो जाएगा? माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? 27 का करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च जो है शिखर आपको क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसका लगभग ऊंचाई 48.86 मीटर और यह नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है। नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछ रहा है यूरोप महाद्वीप सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? 28 का करेक्ट आंसर अगर आप देना चाहें तो माउंट एल्ब्रस। कौन सा? माउंट एल्ब्रस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो माउंट कोएलिस्को। कौन सा? तो माउंट कोएलिस्को जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आपको पता है विक्टोरिया झील हो जाएगी। कौन सी? तो भाई विक्टोरिया झील हो जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील या सतह क्षेत्र के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील है। तो आज की क्वेश्चन आपकी किससे थी? झील से, पर्वत शिखर से आपकी आज की सारी क्वेश्चन श्रृंखला थी। तो आज का ये 30 क्वेश्चन कवर हुआ। बीएसएससी कार्यालय प्राचार्य में आपको 299 में आप सभी के लिए बैचेज हैं, आप सभी जुड़ेंगे। किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो डेफिनेटली कमेंट करेंगे। आप सभी के लिए याद रखेंगे कि 299 में आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट है। याद रखें ऑल सब्जेक्ट में आप सभी के लिए क्या है इसमें? तो आप सभी को रीजनिंग मिलेगा, रीजनिंग, करेंट्स, मैथ्स, जीएस, जीके, इंग्लिश भी मिलेगा आप सभी को। जो भी सब्जेक्ट, इंग्लिश तो खैर इसमें नहीं है, ठीक है। साइंस मिलेगा, साइंस,
सारे सब्जेक्ट आप सभी को कवर करवाए जाएंगे। तो ये सारे आप सभी को करवाए जाएंगे, तो 299 में ही तो जुड़ें। बिहार दरोगा में आप देखें तो आपको जीके जीएस का पूरा वेटेज रहता है और मैथ्स का वेटेज थोड़ा बहुत रहता है, साथ में करंट अफेयर का वेटेज रहता है। ये सब आपको 299 में मिलेगा और 16 अक्टूबर तक इसका प्राइस था 99 रुपया। तो जो भी बच्चे तब तक ले चुके थे उनके लिए अच्छा था, जिन्होंने नहीं लिया उनको अब 299 में लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे नहीं लिए थे वो अब ले 299 में, और डेफिनेटली ले, क्योंकि 16 तारीख तक इसका प्राइस था 99। और अभी याद रखें कि जनवरी में आप सभी का एग्ज़ाम डेट दे चुका है, तो डेफिनेटली जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और देरी ना करें, पढ़ाई में देरी नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैचेज को परचेज करते हुए आगे बढ़ना है। बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी बुक को परचेज करते हैं आपको, तो सारे सब्जेक्ट का अगर आप परचेज करने जाएं तो इच बुक का प्राइस आपको कितना पड़ेगा, 200-300। यहाँ जो सारे बुक को मिला के आपको 99 रुपया में मिल रहा है। देखेंगे आप कि सारे बुक का प्राइस, चाहे वो हिस्ट्री का तीनों पार्ट का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब मिला के बस 99 रुपया में आपको मिल रहा है 20,000 प्लस क्वेश्चन। किसके लिए? बीएसएससी एग्जाम के लिए। सेम बिहार दरोगा का पैटर्न भी है और सेम जीके जीएस का भी पैटर्न है। तो डेफिनेटली जुड़े, देरी ना करें। आप सभी के लिए ही इस बुक को डिज़ाइन किया गया है, तो आप सभी लोग लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको परचेज करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाकी फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।